वो हर आम जो हम खा पा रहे हैं, वो हर एप्पल जो हम खा पा रहे हैं, वो हर चावल का दाना जो हम खा पा रहे हैं, ये सब हम इसलिए खा पा रहे हैं क्योंकि एक फ्लावर ने सक्सेसफुली रिप्रोडक्शन कंप्लीट किया है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज पृथा एंड आई एम योर बायोलॉजी एजुकेटर। और आज की क्लास में हम क्लास 12th का बायोलॉजी का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर कंप्लीट करने वाले हैं, जिसका नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ये नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक बहुत इंपॉर्टेंट और स्कोरिंग चैप्टर है। और आज के इस क्लास में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको ये चैप्टर आपके दिमाग में उतरवा दूं, आपको हर पॉइंट याद करा दूं। तो हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। क्या लगता है आपको, क्यों है इंपॉर्टेंट फ्लावर एक्चुअली? बताइए। हाँ, फ्लावर्स हम लोगों को देते हैं, ह्यूमंस में इट इज अ साइन ऑफ लव, वो सब ठीक है। अच्छा स्मेल करता है, अच्छा दिखता है, तो हम इसको लोग एज अ जेस्चर ऑफ लव भी लोगों को देते हैं। बट इसके अलावा फ्लावर क्यों इंपॉर्टेंट है? फ्लावर इसलिए इंपॉर्टेंट है एक प्लांट में क्योंकि फ्लावर में वो ऑर्गन प्रेजेंट है जो रिप्रोडक्शन में काम आता है। इट इज द मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये दोनों जो एसेंशियल वर्ड्स है, ये एक फ्लावर में प्रेजेंट होती है। तो सबसे पहले जो चीज हम देखेंगे वो ये है, एक स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर को देखेंगे। एक के फ्लावर में होता क्या क्या है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ फ्लावर। ये हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर है। इसमें सबसे पहले जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम गाइनोशियम कहते हैं। क्या कहते हैं? गाइनोशियम। हम उसको गाइनोशियम कहते हैं। और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको हम एंड्रोशियम कहते हैं। एंड्रोशियम इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। इसके और भी नाम है। गाइनोशियम को हम पिस्टल भी कहते हैं और कार्पल भी कहते हैं। हमेशा याद रखना, गाइनोशियम को हम पिस्टल भी कहते हैं और कार्पल भी कहते हैं। गाइनोशियम किस चीज का बना होता है? जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो तीन चीजों का बना होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। कहाँ है प्रेजेंट ये एक फ्लावर में? दिस इज द स्टिग्मा। यहाँ पे एक स्टिग्मा होता है। दिस इज द ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो हमें दिख रहा है। दिस इज द स्टाइल। और यहाँ पे हमारा होता है ओवरी। ये जो बल्ज है, ये इसे हम कहते हैं ओवरी। इसे हम, ये जो फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहते हैं स्टाइल। और ये जो रिसेप्टर है यहाँ पे, जहाँ पे पोलन ग्रेन जो मेल पार्ट है, वो पोलन ग्रेन यहाँ पे आके जब गिरता है, ये इस वाले पार्ट को हम कहते हैं स्टिग्मा। इसको हम कहते हैं स्टिग्मा। सो ये हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट हो गया। अब हम मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में आते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम कहते हैं स्टेमन। स्टेमन से याद रखिए मेन, स्टेमन में मेन आ रहा है, मेन से याद रखिए इट इज द मेल पार्ट। स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। जैसे फीमेल में द कार्पल कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स, वैसे ही मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट में द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंसिस्ट ऑफ टू थिंग्स। जो स्टेमन है वो दो चीजों का बना है। किस किस चीजों का बना है? एंथर और फिलामेंट। एंथर और फिलामेंट का बना है। एंथर और फिलामेंट का नेक्स्ट स्ट्रक्चर हम जस्ट नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। इसके अलावा क्या क्या होते हैं? सबसे पहले जो मेल और फीमेल पार्ट है, इन दोनों को मिलाकर हम बोलते हैं दे आर द एसेंशियल वर्ल्स ऑफ अ फ्लावर। एसेंशियल वर्ल्ड क्यों? द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि वो एसेंशियल है। किसमें एसेंशियल है? रिप्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है। और कैलिक्स और कोरोला जो है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कैलिक्स कोरोला है क्या। कैलिक्स सेपल्स से बने होते हैं। सेपल्स क्या होते हैं? ये वाली जो चीजें होती हैं, इसे हम सेपल्स बोलते हैं। ये क्या करते हैं, इनका फंक्शन क्या है? ये एक, जब एक फ्लावर बड कंडीशन में होता है, वो उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। जब एक फ्लावर एक अपने बड कंडीशन में होता है, उसको प्रोटेक्शन मिले, इसका सेपल्स का काम ये है। सेपल्स जो है, सेपल्स का काम ये है। और ये सबसे आउटर मोस्ट वर्ल्ड भी है, सबसे बाहर की तरफ रहता है सेपल। और सेपल कैलिक्स के हर यूनिट को हम क्या बोलते हैं? सेपल। कैलिक्स किस चीज का बना है? सेपल। सेम पे कोरोला किस चीज का बना है? कोरोला पेटल्स का बना हुआ है। पेटल्स हम सबको पता है, फ्लावर के पेटल्स अलग अलग कलर्स के होते हैं, बहुत सुंदर सुंदर कलर्स के होते हैं। दे आर हाईली अट्रैक्टिव बिकॉज उसके कलर भी बहुत सुंदर होते हैं ताकि पॉलिनेटर्स को अट्रैक्ट कर सके। यहाँ पे तो कोरोला
यूनिट्स हैं जिसे हम पेटल्स बोलते हैं। इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं, कैलिक्स और कोरोला को हम मिला के बोलते हैं नॉन एसेंशियल वर्ड्स। ऊपर के दो हमारे एसेंशियल वर्ड्स थे, नीचे के दो हमारे नॉन एसेंशियल वर्ड्स हैं। क्यों नॉन एसेंशियल वर्ड्स हैं? क्या इनकी जरूरत नहीं है? इनकी जरूरत है, पर बाद में फर्टिलाइजेशन हो जाने के बाद ये कई बार झड़ जाते हैं, दे विदर ऑफ। तो ये लोग झड़ जाते हैं, तो इसे हम नॉन एसेंशियल वर्ड्स में रखते हैं। किस में रखते हैं? नॉन एसेंशियल वर्ड्स में। नॉन एसेंशियल वर्ड्स में। अब मेरे पास एक क्विक एक सवाल है, बहुत इजी सवाल है। पेटल्स के जो कलर आते हैं, जो अलग अलग सुंदर सुंदर कलर होते हैं, वो कौन से प्लांट के किस ऑर्गेनल से आते हैं? प्लांट सेल में वो कौन सा ऑर्गेनल प्रेजेंट है जिसकी वजह से हमारे फ्लावर्स में हमें कलर प्रोवाइड करते हैं? कौन सा है वो? इट इज दी क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट एक तरीके का प्लास्टिड है, हमने अपने बचपन की क्लासेस में पढ़ा है, एक तरीके का प्लास्टिड है क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट। So we are done with the basic structure of a flower. अब हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे, हम एंड्रोशियम मतलब मेल पार्ट को हम पहले डिस्कस करेंगे। हमने क्या पढ़ लिया? स्टेमन कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट्स। द फर्स्ट वन इज एंथर, द सेकंड वन इज फिलामेंट। दिस वन इज योर एंथर and this is your filament. ये दोनों मिलके बनाते हैं, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं? दोनों मिलके बनाते हैं स्टेमन। स्टेमन बनाते हैं। अब एक एंथर होता कैसा है? जो हमारा एंथर है ये होता कैसा है? ये बाइलोब्ड होता है और डाइथिकस होता है। दो टर्मिनोलॉजी हमें याद रखनी है, बाइलोब्ड, डाइथिकस। क्या मतलब है बाइलोब्ड और डाइथिकस का? बाइलोब्ड मतलब इसके दो लोब्स होते हैं। ऐसे समझो इसको कि इसके ऐसे दो लोब्स होते हैं। इफ दिस इज द एंथर, हम अब ये मिटा सकते हैं, इसकी हमें जरूरत नहीं है। एंथर फिलामेंट आपको समझ आ चुका है। हम इफ दिस इज द एंथर और ये हमारा फिलामेंट है, ये दो आप एक लोब दो लोब, क्या हो गया? ये बाइलोब्ड, दो लोब है। और इन दो लोब में भी एक पार्टीशन है जिसे हम बोलते हैं थीका। क्या बोलते हैं? थीका बोलते हैं। थीका। थीका इज अ वॉल लाइक स्ट्रक्चर जिसे जो लोब के अंदर भी पार्टीशन बनाता है। तो ये बेसिकली चार कंपार्टमेंट्स बन जाते हैं जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। चार पोलन सैक्स बन जाते हैं। ये जो बन रहे हैं हमारे, इसे हम बोलते हैं पोलन सैक्स। पोलन सैक्स बन जाते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा है इट इज बाइलोब्ड एंड डाइथिकस। टू लोब्स होते हैं और इसमें दो थीका भी होते हैं, राइट? सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एन एंथर। अब हम देखेंगे कि ये जो एंथर है इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हो रही है। एंथर में हमारे पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं और उन पोलन ग्रेन्स के अंदर हमारे मेल गैमीट होंगे। क्या होंगे? मेल गैमीट होंगे जो फर्टिलाइजेशन में काम आएंगे, एग के साथ फ्यूज करने में। तो इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज प्रोड्यूस हो रही है, वो है पोलन ग्रेन्स। अब इन पोलन ग्रेन्स को संभाल के भी तो रखना है। एनवायरमेंट में सारी हार्श कंडीशंस आती है, तेज हवाएं चलती है, तूफान आती है, आंधी आती है, तो इसको एक बहुत अच्छे से एक प्रोटेक्टिव कवरिंग में प्रोटेक्ट करके भी तो रखना है। तो इसलिए वी हैव 4 लेयर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग। बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा एंथर है उसमें 4 लेयर्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है। वो कौन से 4 प्रोटेक्टिव लेयर्स हैं? सबसे बाहर का जो लेयर है, द आउटर मोस्ट लेयर इज कॉल्ड द एपिडर्मिस। दिस इज द स्ट्रक्चर। और इसका जो सबसे आउटर लेयर है, जो सबसे आउटर लेयर है, देखिए यहाँ पे, इट इज द एपिडर्मिस। ये सिंगल लेयर का होता है और इसका काम प्रोटेक्शन का होता है। अब मेनली आप याद रखिए, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो लेयर है इनका मेनली काम प्रोटेक्शन का ही है। जो लास्ट का लेयर है इसका काम थोड़ा डिफरेंट है। फर्स्ट 3 लेयर का काम ऑलमोस्ट प्रोटेक्शन का ही है। सेकंड लेयर क्या है? एंडोथीशियम।
एंडोथीशियम का काम प्रोटेक्शन के साथ साथ एंथर डेहिसेंस में भी है। एंथर डेहिसेंस मतलब क्या हुआ? एंथर जब टूट के पोलन ग्रेन्स बाहर निकालता है ना, उसको हम एंथर डेहिसेंस बोलते हैं। डेहिसेंस मतलब टूटना। जब एक एंथर टूटता है और अपने पोलन ग्रेन्स रिलीज करता है, उसमें एंडोथीशियम का रोल है। थर्ड लेयर क्या है हमारा? मिडिल लेयर। सबसे पहले मिडिल लेयर एक लेयर का बना नहीं होता। मिडिल लेयर्स में कई सारे लेयर्स होते हैं, 1 to 3 लेयर्स होते हैं, और ये प्रोटेक्शन के साथ साथ ये मेच्योरिटी पे ये डिजेनरेट कर जाता है। जब पोलन ग्रेन धीरे धीरे मेच्योर होने लगता है तो ये जो मिडिल लेयर है ये डिजेनरेट कर जाता है। क्यों डिजेनरेट कर जाता है? क्योंकि उसकी और जरूरत नहीं होती, तो वो डिजेनरेट कर जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर जिसे हम बोलते हैं टपीटम, स्टार, डबल स्टार, टपीटम बहुत इंपॉर्टेंट। टपीटम वो लेयर है जो कि नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। सबसे इंपॉर्टेंट लेयर इसलिए है क्योंकि सबसे इनर मोस्ट लेयर है, पोलन ग्रेन के साथ सबसे क्लोज कांटेक्ट में ये वाली लेयर रहती है, और इसमें जो सेल्स होते हैं इसके डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं, और ऑफन इसके 2 न्यूक्लियस भी होते हैं, बाइन्यूक्लिएट भी होते हैं। पर इसका मेन फंक्शन किसका है? नरिशमेंट का है। हमेशा याद रखना, टपीटम का मेन फंक्शन है नरिशमेंट का। नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। किस चीज के लिए नरिशमेंट प्रोवाइड करती है? पोलन ग्रेन्स जो बन रहे हैं उनको नरिशमेंट चाहिए, उनको न्यूट्रिएंट्स चाहिए, इसलिए टपीटम जो लेयर है ये इनको नरिशमेंट प्रोवाइड करती है। अब स्पोरोजीनस टिश्यू क्या होते हैं? स्पोरोजीनस टिश्यू ऐसे याद रखिए, स्पोरोजीनस टिश्यू यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं, ये जो हमने पोलन सैक बनाए थे यहाँ पे कुछ सेल्स होते हैं जो बाद में डिफरेंशिएट करके, डिफरेंशिएट करना मतलब वो लोग धीरे धीरे बाद में एक फंक्शन परफॉर्म करने लगते हैं। वो सेल्स जो पहले बस डिवाइड कर रहे थे, धीरे धीरे अब वो एक फंक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो वो डिफरेंशिएट करके धीरे धीरे माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं। स्पोरोजीनस टिश्यू जो है, जो यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, ये बाद में जाके माइक्रोस्पोर मदर सेल बनाते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसे हम एमएमसी भी बोलते हैं। माइक्रोस्पोर मदर सेल को हम एमएमसी भी बोलते हैं। दिस इज डन। अब हम अपने नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या होता है। हमने देख लिया कि हमारे जो स्पोरोजीनस टिश्यू थे वो हमारे माइक्रोस्पोर मदर सेल बना रहे थे डिफरेंशिएट होने के बाद। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे पोलन मदर सेल, या फिर हम इसको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं। ये डिप्लॉयड कंडीशन होता है। क्या इनका होता है? डिप्लॉयड, मतलब इनके पास डबल सेट ऑफ क्रोमोसोम होता है। हमें पता है मियोसिस के बाद, मियोसिस इज अ रिडक्शनल डिवीजन। रिडक्शनल डिवीजन में क्या होता है? जो प्लॉइडी होती है वो डिप्लॉयड से हैप्लॉयड हो जाएगी। इसलिए हमारे जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हैप्लॉयड नेचर के होते हैं। अंडरस्टैंडेबल, बिकॉज दे आर द गैमीट्स। ठीक है, गैमीट्स हमेशा हैप्लॉयड होते हैं, दे हैव हैप्लॉयड कंटेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। तो कैसे होता है? सबसे पहले मियोसिस के बाद हमें पता है 4 सेल बनते हैं हमेशा, तो माइक्रोस्पोर टेट्राड बनता है। मियोसिस, माइक्रोस्पोर मदर सेल मियोसिस के बाद पहले माइक्रोस्पोर टेट्राड बनाते हैं। ये टेट्राड जब इनमें डिहाइड्रेशन होता है ये जाके प्री पोलन ग्रेन्स बनाते हैं। पोलन ग्रेन्स भी हमारे इसलिए 4 पोलन ग्रेन्स बन रहे हैं। अब पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर कैसा है? हमारा पोलन ग्रेन बन गया। पोलन ग्रेन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है। कैसे? एक तो लोगों को पोलन एलर्जी भी होती है। लोगों को अगर पोलन वो लोग इनहेल कर लेते हैं तो उन्हें एलर्जिक रिएक्शंस होने लगते हैं। कई लोगों को पोलन से एलर्जी भी होता है, तो वो सब तो ठीक है, बट व्हाट स्ट्रक्चर कैसा है पोलन ग्रेन का? स्ट्रक्चर ऐसा है कि पोलन ग्रेन का जो सबसे आउटर कवरिंग होता है उसे हम एक्साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन के हम बाहरी आउटर कवरिंग को हम बोलते हैं एक्साइन। एक्साइन एक हार्ड आउटर कवरिंग होता है और ये एक ऐसी चीज का बना है जो बहुत मुश्किल है डिस्ट्रॉय करना, क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट्स रहेंगी और उसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। जिस मटेरियल का ये बना होता है इसे हम बोलते हैं स्पोरोपोलिन। इट इज द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। क्या मतलब है इसका? एसिड से, एल्कली से, एंजाइम से
ये सारी स्ट्रॉन्ग चीजें भी स्पोरोपोलिन की लेयर को बर्बाद नहीं करती है। इट इज दैट रेजिस्टेंट, हीट से, टेम्परेचर भी ये विथस्टैंड कर जाता है। तो स्पोरोपोलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी स्पोरोपोलिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाइन किस चीज का बना है? स्पोरोपोलिन का बना है। नेक्स्ट, सबसे आउटर कवरिंग देख ली, उसके बाद इनर कवरिंग को हम क्या बोलते हैं? पोलन ग्रेन के इंटाइन बोलते हैं। एग्जाइन एक्सटर्नल, इंटाइन इंटरनल। इंटाइन बोलते हैं हम अपने इंटरनल लेयर को, और ये सेल्यूलोज और पेक्टिन का बना है। अब हम अपने पोलन ग्रेन्स को स्टोर भी कर सकते हैं, जो हमें बाद में फर्टिलाइजेशन में काम आएंगे। लेट्स से कोई एक स्पीशीज है जिसका नंबर कम हो रहा है फॉर सम रीजन, तो हम पोलन ग्रेन्स का यूज करके उनमें फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं। तो पोलन ग्रेन का प्रिजर्वेशन भी बहुत जरूरी है। तो एक प्रोसेस है जिसे हम बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। क्रायो प्रिजर्वेशन क्या है? क्रायो मतलब बहुत ठंडा टेम्परेचर देना। बहुत ठंडे टेम्परेचर देने से हम पोलन ग्रेन्स को प्रिजर्व कर सकते हैं, कई सालों तक हम प्रिजर्व कर सकते हैं। हम -196 डिग्री सेल्सियस पे क्रायो प्रिजर्वेशन करते हैं, याद रखिएगा। -196 डिग्री सेल्सियस पे हम पोलन ग्रेन्स को काफी सालों के लिए स्टोर कर सकते हैं। अब पोलन ग्रेन का हमने आउटर कवरिंग देख लिया कि आउटर कवरिंग किस चीज का बना है, एक्साइन और इंटाइन। अब पोलन ग्रेन के अंदर है क्या? पोलन ग्रेन के अंदर एक बड़ा सा वेजिटेटिव सेल है और एक थोड़ा छोटा जेनरेटिव सेल है। और जो जेनरेटिव सेल है वो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में तैर रहा होता है। और एक और चीज है, जो पोलन ग्रेन शेड करता है। शेड क्या मतलब है? शेड का शेड करना मतलब पोलन ग्रेन कि जिस टाइम पे आके स्टिग्मा पे लैंड कर रहा है उसको हम शेड करना बोल रहे हैं। स्टिग्मा पे, जो स्टिग्मा हम स्ट्रक्चर बनाते हैं, स्टिग्मा पे जब पोलन ग्रेन लैंड कर रहा है, आ रहा है, तब वो कौन सी स्टेज में? 2 सेल्ड स्टेज में है, या एक और स्टेज है जिसका नाम है 3 सेल्ड स्टेज, वो मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखाऊंगी। तो क्या बोल रहे हैं? 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में जो पोलन ग्रेन शेड करता है वो 2 सेल्ड स्टेज में शेड करता है। क्या मतलब है? 2 सेल्ड स्टेज मतलब एक वेजिटेटिव सेल है और एक जेनरेटिव सेल है। पहला वेजिटेटिव सेल, दूसरा जेनरेटिव सेल। इस पर्टिकुलर स्टेज में 60% मतलब ज्यादातर एंजियोस्पर्म्स में इसी स्टेज में जो पोलन ग्रेन है वो स्टिग्मा पर लैंड करता है। वेजिटेटिव सेल हमने देख लिया। वेजिटेटिव सेल क्यों इंपॉर्टेंट है? इसमें बहुत ज्यादा रिजर्व फूड मटेरियल्स होते हैं जो कि मेल गैमीट के फॉर्मेशन में काम आते हैं। और जनरेटिव सेल क्या है? जनरेटिव सेल से नाम से ही पता चल रहा है कुछ जनरेट करने वाला है। क्या जनरेट करने वाला है? ये 2 मेल गैमीट जनरेट करने वाला है। सबसे इंपॉर्टेंट, जनरेटिव सेल डिवाइड करके 2 मेल गैमीट बनाता है। It divides to form 2 male gametes. 2 मेल गैमीट बनाता है और ये स्पिंडल शेप का होता है। It is a spindle shaped structure. This one is your generative cell. और ये वाला जो सेल है ये है वेजिटेटिव सेल। ये हमने देख लिया, 2 सेल्ड स्टेज में हमने देख लिया। तो बाकी के जो बचे एंजियोस्पर्म्स है वो कौन से स्टेज में शेड करते हैं? वो 3 सेल्ड स्टेज में शेड करते हैं। कैसे 3 सेल्ड स्टेज में शेड करते हैं? देखिए उनमें क्या होता है मैं आपको बताती हूँ। 3 सेल्ड स्टेज में क्या होता है, पेन का कलर चेंज कर लेते हैं, कुछ नहीं दिखेगा वरना। 3 सेल्ड स्टेज बता रही हूँ। 2 सेल्ड स्टेज हमने देख लिया। 60% में 2 सेल्ड स्टेज में शेड करता है। 2 सेल्ड स्टेज में शेड करता है पोलन ग्रेन। 3 सेल्ड स्टेज में जो रिमेनिंग है वो इसमें भी नहीं दिख रहा है ना, इस कलर में भी नहीं दिख रहा है। चलो कोई और कलर लेते हैं, ये इसका बैकग्राउंड ही गंदा है। चलो मैं नेक्स्ट स्लाइड में बताती हूँ, इसमें नहीं दिख रहा है, इस स्लाइड में बताती हूँ। 3 सेल्ड स्टेज मतलब, हाँ यहाँ पे डायग्राम है, डायग्राम से बेटर समझ आएगा। 3 सेल्ड स्टेज में क्या होता है, ये तो ओव्यूल का डायग्राम है। 3 सेल्ड स्टेज में देखो हमने 2 सेल देख लिए, एक
जनरेटिव था, जनरेटिव दो मेल गैमेट्स में डिवाइड करता है। थ्री साइड हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें क्या होता है, एक तो हमारा वेजिटेटिव ही रहता है, एक सेल तो हमारा वेजिटेटिव ही रहता है, एक सेल तो हमारा वेजिटेटिव ही रहता है, और जो जनरेटिव सेल है वो ऑल पहले ही दो मेल गैमेट में डिवाइड कर जाता है, इसलिए सब मिला के वो जब शेड कर रहा है तभी उसके पास तीन सेल है। कैसे तीन सेल है? क्योंकि जनरेटिव दो मेल गैमेट में पहले ही डिवाइड कर चुका है। पर जो हमने पहले देखे, जो जिसमें टू सेल्ड स्टेज है, उसमें जो मेल गैमेट है वो पहले नहीं बन रहे हैं। वो जो जनरेटिव सेल है जो दो में डिवाइड कर रहा है वो पहले नहीं हो रहा है, वो शेड करने से पहले नहीं हो रहा है। वो जब पोलन ट्यूब फॉर्म करता है, जब और वो अंदर पोलन ट्यूब से जा रहा होता है, वो तब डिवाइड करता है और दो मेल गैमेट बनाता है, उससे पहले नहीं बनाता है। पर जो थ्री सेल स्टेज है, इसमें बाकी के जो दो सेल बोल रहे हैं हम, ये जनरेटिव सेल की वजह से ही हो रहा है। जनरेटिव सेल पहले ही दो मेल गैमेट बना रहा है, टू मेल गैमेट बना दे रहा है ये शेड करने से पहले ही। तो दैट इज द रीजन। बहुत इंपॉर्टेंट है, टू सेल्ड स्टेज और थ्री सेल्ड स्टेज में कब शेड होता है। उसके बाद हम ये रब कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमको। आई होप आप लोगों को सब समझ आ रहा है। उसके बाद हमने अपना मेल पार्ट तो देख लिया, अब हम अपना फीमेल पार्ट देखेंगे। फीमेल पार्ट भी बहुत इंटरेस्टिंग है। फीमेल पार्ट को हम क्या बोल रहे थे? गाइनोशियम बोल रहे थे। इट इज कॉल्ड द गाइनोशियम। पेन कहा गया? गाइनोशियम। चल क्यों नहीं रहा है? गाइनोशियम कहते हैं। अब गाइनोशियम के अलावा हम इसको क्या क्या बोलते हैं? पिस्टल बोलते हैं, कार्पेल बोलते हैं। अब ये जो कार्पेल है ना, इसका नंबर डिफर कर सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही कार्पेल हो। एक कार्पेल है तो हम उसको यूनिकार्पेलरी बोल देंगे, अगर बहुत सारे कार्पेल है तो हम उसको मल्टी कार्पेलरी बोल देंगे। और दो तरीके हैं पिस्टल के प्रेजेंट होने के, एक होता है एपोकार्पस, एक होता है सिनकार्पस। सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड होगा। देखो, सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड होगा। क्या फ्यूज्ड होगा? कार्पल्स फ्यूज्ड होंगे आपस में। मल्टी कार्पलरी है क्योंकि इसलिए बहुत सारे कार्पल है ना, तो बहुत सारे अगर कार्पल है तो या तो वो फ्यूज्ड कंडीशन में रहे या वो फ्री कंडीशन में रहे। तो जब बोलो बहुत सारे कार्पल्स जब फ्यूज्ड होंगे एक साथ, हम उसको बोलेंगे सिनकार्पस। क्या बोलेंगे? सिनकार्पस। और जब वो फ्री कंडीशन में होंगे हम उसको बोलेंगे एपोकार्पस। कैसे याद रहेगा ये एपोकार्पस और सिनकार्पस? एपो से याद रखो, पो, एपो, ओपन, ओपन से याद रखो, ओपन में भी ओपी आ रहा है, इसमें भी ओपी आ रहा है। एपोकार्पस ओपन से याद रखो, ओपन, ओपन, ओपन मतलब फ्री है, फ्री है कार्पल। मल्टी कार्पलरी में दो तरीके से प्रेजेंट हो सकते हैं, या तो सिनकार्पस या एपोकार्पस। सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड होंगे कार्पल्स, एपोकार्पस मतलब फ्री होंगे कार्पल्स। तो हमारे दो टर्म्स हो गए यहाँ पे, सिनकार्पस और एपोकार्पस। हमने देख लिए हमारे कार्पल के तीन पार्ट्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, तीन पार्ट्स है। अब देखो, जैसे हमारे एंथर में पोलन सैक में पोलन ग्रेन बन रहा था, वैसे ही यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक बनता है। हमेशा याद रखना, पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं क्योंकि पोलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट्स फॉर्म करते हैं। याद रहेगा, पोलन ग्रेन को हम मेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। सेम वे यहाँ पे हम एम्ब्रियो सैक को फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। एम्ब्रियो सैक को हम फीमेल गैमेटोफाइट बोलते हैं क्योंकि एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल फॉर्म करता है। एग सेल बाद में जाके फर्टिलाइजेशन करता है, तो इसलिए यहाँ पे हम फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं। एम्ब्रियो सैक किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होता है। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, जैसे कि पोलन सैक में पोलन ग्रेन होता था, राइट? अब हम ओव्यूल, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। ओव्यूल में हम और क्या क्या चीजें होती है वो देखेंगे। सबसे पहले हमारा सबसे सेंटर में हमारा होता है एम्ब्रियो सैक, हमने देख लिया। उसके जस्ट बाद काफी सारे सेल्स होते हैं, मासेस ऑफ सेल्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं न्यूसेलस। न्यूसेलस का क्या काम है? न्यूसेलस में बहुत ज्यादा रिजर्व फूड मटेरियल होते हैं। रिजर्व फूड मटेरियल ये एम्ब्रियो सैक को प्रोवाइड करते हैं ताकि वो अपने अंदर एग सेल और ये सब प्रोड्यूस कर पाए।
ये हो गया न्यूसेलस हो गया। न्यूसेलस के बाहर भी दो कवरिंग होती है जिसे हम इंटेग्यूमेंट्स बोलते हैं। इंटेग्यूमेंट्स का भी काम मेजरली प्रोटेक्शन का ही, एक इनर इंटेग्यूमेंट होता है, एक आउटर इंटेग्यूमेंट होता है। दिस इज द इनर इंटेग्यूमेंट, और दिस इज द आउटर इंटेग्यूमेंट। अब फ्यूनिकल और हाइलम आर आल्सो स्ट्रक्चर्स जो कि अटैच करते हैं ओव्यूल को प्लेसेंटा से। ये भी हो गया। अब दो इंपॉर्टेंट चीज, एक होता है माइक्रोपाइलर एंड, ओव्यूल में एक एंड होता है माइक्रोपाइलर एंड, और एक और एंड होता है वो है जिसे हम बोलते हैं चलाजल एंड। चलाजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड इंपॉर्टेंट क्यों है? माइक्रोपाइलर एंड वो एंड है जहां से हमारा पोलन ट्यूब एंटर करता है एम्ब्रियो सैक की तरफ। एम्ब्रियो सैक में हमारा एग प्रेजेंट है, तो फर्टिलाइजेशन के लिए हमें पोलन ट्यूब को यहां से ले जाना पड़ेगा। तो यहां से माइक्रोपाइलर एंड से हमारा एंटर करता है पोलन ट्यूब, माइक्रोपाइलर एंड से करता है, एंड इट इज क्रूशियल फॉर पोलन ट्यूब एंट्री। यहाँ पे बेसल पार्ट ऑफ द ओव्यूल को हम चलाजल एंड कहते हैं, और ये माइक्रोपाइलर एंड के ऑपोजिट साइड पे प्रेजेंट होता है। तो ये हमने मेजरली देख लिया। अब नेक्स्ट स्लाइड में हम क्या देखेंगे? हमने मेल एंथर में देखा था कि हम वहां पे क्या हो रहा था, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस हो रहा था, माइक्रोस्पोर बन रहे थे, उन माइक्रोस्पोर से पोलन ग्रेन बन रहे थे मेच्योर होने के बाद। तो वहां पे हम क्या बोल रहे थे, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। सेम वे यहाँ पे फीमेल के केस में मेगास्पोरोजेनेसिस होता है, मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस में भी मेगास्पोर फॉर्म करते हैं, और वो मेगास्पोर क्या फॉर्म करते हैं, एम्ब्रियो सैक फॉर्म करते हैं। जो मेच्योर मेगास्पोर होता है वो एम्ब्रियो सैक फॉर्म करते हैं। पहले हम देखेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस में हो क्या रहा है। सेम जैसे वहां पे माइक्रोस्पोर मदर सेल था, यहाँ पे मेगास्पोर मदर सेल है। मेगास्पोर मदर सेल भी एक डिप्लॉयड सेल है, 2n कंडीशन का होता है, एंड इट इज देयरफॉर अ डिप्लॉयड सेल। माइक्रोस्पोर मदर सेल में बहुत ज्यादा अबंडेंट साइटोप्लाज्म होता है, एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस भी होता है। ये जो मेगास्पोर मदर सेल है, जब इसमें मियोसिस डिवीजन होता है, रिडक्शन डिवीजन होता है, ये 4 मेगास्पोर टेट्राइड बनाता है। इट फॉर्म्स 4 मेगास्पोर टेट्राइड। मेगास्पोर टेट्राइड बनाने के बाद 3 ऑफ देम गेट डीजेनरेटेड। उसमें से जो 4 मेगास्पोर टेट्राइड बनते हैं उसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, इसमें से 3 डीजेनरेट हो जाते हैं, और जो एक बच जाता है उसे हम बोलते हैं फंक्शनल मेगास्पोर। क्या बोलते हैं? फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर। फंक्शनल मेगास्पोर इज आल्सो हैप्लॉइड इन नेचर क्योंकि मियोसिस का प्रोडक्ट है। ये हो गया। अब हमारा फंक्शनल मेगास्पोर क्या बनाएगा? फंक्शनल मेगास्पोर हमारा एम्ब्रियो सैक बनाएगा। अब एम्ब्रियो सैक के स्ट्रक्चर को भी हम बहुत अच्छे से समझेंगे। इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल स्ट्रक्चर। मेगास्पोर का स्ट्रक्चर बहुत सुंदर है, याद रखना। दिस इज द एम्ब्रियो सैक, दिस इज द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर समझेंगे हम। एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक ऐसा दिखता है, और एक मैच्योर एम्ब्रियो सैक में क्या होता है, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड होता है। याद रखना, इसको कंफ्यूज मत करना, इसको 8 सेल्ड 7 न्यूक्लिएटेड मत करना। याद रखना, ऐसे याद रखना कि सेल बड़ा है, सेल बड़ा होता है, सेल बड़ा जो है उसके साथ छोटा वाला नंबर है, तो बड़ा जो है उसके साथ छोटा वाला नंबर है, और जो छोटा होता है, न्यूक्लियस छोटा होता है, छोटे के साथ बड़ा नंबर है। तो हमेशा याद रखना 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर होता है। अब ये जो स्ट्रक्चर बना है एम्ब्रियो सैक का, ये कैसे बना है, कैसे बनाया हम देखते हैं। इसमें 3 स्ट्रिक्ट प्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन हुई है। कैसे, मैं आपको समझाती हूँ। देखो, सबसे पहले हमारे पास फंक्शनल मेगास्पोर था। फंक्शनल मेगास्पोर जो हमने देख लिया, उससे ये सब बना है। कैसे बना है? उस फंक्शनल मेगास्पोर से सबसे पहले 2 सेल बने, 2 सेल बने। उसके बाद ये फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हो गया। सेकेंड माइटोटिक डिवीजन में इन 2 से 4 बने, 4 बने। उसके बाद इन 4 से बने 8 बने। ये जो 8 बने, ये
रीऑर्गेनाइज करके ये बनाते हैं। ये न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, याद रखना, न्यूक्लियस डिवाइड कर रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन हो रहा है, न्यूक्लियर डिवीजन, इसलिए इट इज 8 न्यूक्लिएटेड। जो 8 न्यूक्लियस बन रहे हैं ऐसे प्री माइटोटिक डिवीजन से बन रहे हैं, न्यूक्लियर डिवीजन से हमारे 8 न्यूक्लियस बन गए। अब आप सोचोगे 7 सेल्ड क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो बीच वाला सेल जो रीऑर्गेनाइज करके बना है ये एक एक्चुअली सिंगल सेल है, पर इसमें न्यूक्लियस 2 है। ये एक सिंगल सेल है पर इसमें न्यूक्लियस 2 है। बाकी का रीअरेंजमेंट कैसे हुआ है? ऊपर के जो 3 सेल हैं इसे हम बोलते हैं, चलाजल एंड पे जो 3 सेल है इसे हम बोलते हैं एंटीपोडल। क्या बोलते हैं? एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स बोलते हैं। ये यूजुअली पोस्ट फर्टिलाइजेशन डीजेनरेट कर जाते हैं, इसे हम बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स। नीचे बहुत इंपॉर्टेंट, इसे हम यहाँ पे हमारा एग सेल प्रेजेंट है जो सबसे इंपॉर्टेंट फीमेल गैमीट है। इस पूरे स्ट्रक्चर को एग सेल और ये जो साथ में 2 सेल्स है जिसे हम सिनर्जिड बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है मैं लिख देती हूँ, इनको हम बोलते हैं सिनर्जिड, सिनर्जिड्स बोलते हैं। एग सेल के साथ जो 2 सेल्स और है अगल बगल इसे हम बोलते हैं सिनर्जिड्स। और दोनों साथ में, सिनर्जिड्स और एग सेल दोनों साथ में हम इसको बोलते हैं एग अपैरेटस। क्या बोलते हैं? एग अपैरेटस। ये क्या हो गया इसको? एग अपैरेटस बोलते हैं, एग अपैरेटस। एग अपैरेटस हो गया, यहाँ पे हमारा एग सेल प्रेजेंट है। यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, एग्जाम में भी पूछा जाता है। एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, थ्रेड लाइन स्ट्रक्चर बोल सकते हैं हम इसको इसे बोलते हैं फिलीफॉर्म अपैरेटस। क्या काम होता है इन फिलीफॉर्म अपैरेटस का? ये पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं एग सेल की तरफ ताकि सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन हो पाए और हमारा फ्रूट और सीड ये सब बन पाए। इसके लिए फिलीफॉर्म अपैरेटस प्रेजेंट है। फिलीफॉर्म अपैरेटस पोलन ट्यूब को गाइड करते हैं, जब वो यहाँ से एंटर करता है एग सेल की तरफ जाने के लिए उनको मदद करते हैं। that is the role of filiform apparatus. So this is the structure. ये 3 हमने देख लिए। These are the antipodal, this is the egg, these are the synergids, और इसे हम बोलते क्या हैं? It is called polar nuclei. क्या बोलते हैं? पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं, पोलर न्यूक्लियाई बोलते हैं इसे हम। उसके बाद दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में हमारा मेजरली एग है, पोलर न्यूक्लिया है। अब हम नेक्स्ट स्लाइड में अपने देखेंगे, हम अपनी लेटर स्लाइड्स में देखेंगे कि जो हमारे 2 मेल गैमीट होते हैं, वो अलग अलग चीजों से जाके फर्टिलाइज करते हैं। एक मेल गैमीट जाके एग से फ्यूज करता है और एक मेल गैमीट जाके पोलर न्यूक्लिया से फ्यूज करता है। जब एक मेल गैमीट एग से आके फ्यूज करता है उसको हम बोलते हैं सिनगैमी। क्या बोलते हैं? सिनगैमी। और जब दूसरा वाला मेल गैमीट पोलर न्यूक्लियाई से आके फ्यूज करता है तब वो बनाता है, उसे हम बोलते हैं पेन बनाता है, पेन। ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं उसको हम। क्या बोलते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। मुझे थोड़ी देर के लिए नाम मैं भूल गई थी। पेन इज द प्रोडक्ट, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनाता है वो, और इसमें क्या बनाता है? जाइगोट बनाता है। जब वो एक्स सेल के साथ फ्यूज करता है तब वो जाइगोट बनाता है, और जब वो पोलर न्यूक्लियर के साथ फ्यूज करता है तब वो प्राइमरी एंडोस्पर्मिक न्यूक्लियस बनाता है, जिसे हम ट्रिपल फ्यूजन भी बोलते हैं। ट्रिपल फ्यूजन क्यों? क्योंकि ये 3 न्यूक्लियस इन्वॉल्व है इसमें। ये देखो, ये इसका प्लॉइडी 2n है और जो मेल गैमीट है उसका प्लॉइडी n है, तो ये टुगेदर दे आर मेकिंग इट 3n, ट्रिप्लॉइड बन जा रहा है। डिप्लॉइड और हैप्लॉइड मिलकर ट्रिप्लॉइड कंडीशन बना दे रहा है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि पॉलिनेशन क्या होता है, पॉलिनेशन होता कैसे है, पॉलिनेशन क्यों जरूरी है। हम कई बार सोचते हैं ना कि भगवान ने इतने सारे कीड़े मकोड़े क्यों बनाए हैं, क्या काम है इनका। कीड़े मकोड़ों का काम कई बार ये है, और बहुत इंपॉर्टेंट काम है, वो ये है कि दे आर गुड पॉलिनेटर्स। वो लोग पॉलिनेटिंग एजेंट्स की तरह काम करते हैं। इंसेक्ट्स आर वन ऑफ द मेजर पॉलिनेटर्स।
एबायोटिक में विंड और वाटर तो हेल्प कर ही रही है पॉलिनेशन में, पर बायोटिक में, लिविंग में हमारे इंसेक्ट्स, एनिमल्स भी करते हैं पॉलिनेशन, पर इंसेक्ट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉलिनेटर्स। उसके अलावा हम पॉलिनेटिंग एजेंट्स पे बाद में आएंगे, उससे पहले हम देखते हैं पॉलिनेशन 3 तरीके के हो सकते हैं प्लांट्स में। सबसे पहला है ऑटोगेमी, दूसरा है जिटनोगेमी, तीसरा है जीनोगेमी। क्या होता है तीनों, देखते हैं ध्यान से। ऑटोगेमी क्या होता है? ऑटोगेमी होता है जब एक ही फ्लावर में हमारा मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, फीमेल पार्ट और मेल पार्ट एक ही में प्रेजेंट है, तो सेम फ्लावर का मेल पार्ट से हमारा पोलन ग्रेन जाके स्टिग्मा पे गिर रहा है, तो दैट इज कॉल्ड ऑटोगेमी। क्योंकि एक ही फ्लावर में हो रहा है, हमें दूसरे किसी की जरूरत ही नहीं है, इट इज ऑटोगेमी। ऑटो मतलब सेल्फ, मतलब सेल्फ ही हो जा रहा है, इसमें किसी और की जरूरत ही नहीं पड़ रही है, सेल्फ पॉलिनेशन हो जा रहा है इसमें, एक ही फ्लावर में दोनों प्रेजेंट है, विद इन द सेम फ्लावर हो रहा है। और इसमें जेनेटिक कैसा होता है, इसका जो जेनेटिक मेकअप होता है आइडेंटिकल होते हैं। क्यों? क्योंकि एक ही फ्लावर के तो है, तो आइडेंटिकल तरीके के होते हैं। रिक्वायरमेंट्स ये है कि दोनों मेल और फीमेल दोनों एक ही टाइम पे मेच्योर होने चाहिए, अलग अलग टाइम पे मेच्योर हो रहे हैं तो नहीं हो पाएगा, तो सिंक्रोनस होने चाहिए। एक स्पेशल केस है जिसे हम बोलते हैं क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स होते हैं। क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स कैसे होते हैं? क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स वो होते हैं जो हमेशा ही बंद रहते हैं, वो लोग कभी खुलते नहीं है, वो लोग हमेशा ही बंद रहते हैं, दे आर क्लोज्ड फ्लावर्स। तो उनमें हमेशा ऑटोगेमी ही होता है, क्योंकि वो खुलते नहीं है तो बाहर का कोई पोलन ग्रेन आके वहां पे लैंड नहीं करेगा, तो वो हमेशा क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स में हमेशा ऑटोगेमी ही देखा जाता है। क्लीस्टोगैमस का जो एक ऑपोजिट तरीके का फ्लावर होता है वो है कैस्मोगैमस फ्लावर। कैस्मोगैमस फ्लावर्स फ्री होते हैं, उनमें ऐसा नहीं होता कि सिर्फ ऑटोगेमी पॉसिबल है। एग्जांपल्स है हमारे क्लीस्टोगैमस फ्लावर के वायोला ओक्सालिस कॉमेलिना। वेरी इंपॉर्टेंट, नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये एमसीक्यूज में आ सकता है, याद कर लेना इसको। वायोला ओक्सालिस कॉमेलिना, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ क्लीस्टोगैमस फ्लावर्स जो हमेशा ही बंद रहते हैं और जिनमें स्ट्रिक्टली ऑटोगेमी ही होता है, ऑटोगेमी होता है। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट, आपके दिमाग में बन जाएगा ये, आपको याद रटने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहले वाले में सेम फूल में ही दोनों मेल और फीमेल पार्ट प्रेजेंट है, तो दोनों किसी और की जरूरत नहीं पड़ी, अपने आप ट्रांसफर हो गया पोलन ग्रेन का स्टिग्मा पे। जिटनोगेमी में क्या है? डिफरेंट फ्लावर है, पर एक ही प्लांट में दो अलग अलग फ्लावर है, और दो अलग अलग फ्लावर के एक के मेल पार्ट से पोलन ग्रेन जाके दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके शेड कर रहा है, तो इसे हम बोल देंगे जिटनोगेमी। इसमें भी जेनेटिकली आइडेंटिकली बनेंगे, क्योंकि आफ्टर ऑल प्लांट तो सेम है ना, जब तक प्लांट अलग नहीं हो रहे हैं तब तक जेनेटिकली डिफरेंट बनेंगे ही नहीं। रिक्वायरमेंट्स वही है, पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होगा, या तो कोई ना कोई पॉलिनेटिंग एजेंट चाहिए होगा, या तो विंड हो गया या इंसेक्ट हो गया, बायोटिक एबायोटिक कोई ना कोई तो चाहिए होगा। खुद से तो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में नहीं चला जाएगा, इतनी क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं है दोनों, तो इट डज रिक्वायर अ पॉलिनेटिंग एजेंट। तो ये क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत कितनी इंटरेस्टिंग चीज है। देखो, ये फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन है, लग क्रॉस पॉलिनेशन ही जैसा रहा है, क्योंकि एक से दूसरी जगह पोलन ग्रेन ट्रैवल कर रहा है, पर जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है, क्योंकि एक ही प्लांट के कर रहा है, एक ही प्लांट में हो रहा है, तो जेनेटिकली ये सेल्फ पॉलिनेशन है। उसके बाद जीनोगैमी, हमारा जीनोगैमी क्या है? इट इज अ कंप्लीट डिफरेंट प्लांट में होता है। ये इसमें जो ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन हो रहा है, ये एक प्लांट के फ्लावर से दूसरे प्लांट के फ्लावर पे हो रहा है, तो इट इज अ प्रॉपर टाइप ऑफ क्रॉस पॉलिनेशन। ये सेल्फ पॉलिनेशन कहीं से नहीं है, दिस इज अ प्रॉपर क्रॉस पॉलिनेशन टाइप। इसमें हमारे जेनेटिक वेरिएशन इंट्रोड्यूस हो पाएंगे, क्योंकि इसमें दो अलग अलग प्लांट्स इन्वॉल्व हैं, इसमें जेनेटिक वेरिएशन हो पाएंगे। और हमने बायोलॉजी में हमेशा पढ़ा है कि जेनेटिक वेरिएशन हमेशा फेवरेबल होते हैं। क्यों? क्योंकि जेनेटिक वेरिएशन होंगे तो चांसेस ऑफ सर्वाइवल बेटर होंगे। हम ह्यूमन बींग्स में भी देखते हैं, हमेशा बोलते हैं कि अनरिलेटेड लोगों की शादी करवानी चाहिए, रिलेटेड लोगों की कभी शादी नहीं करानी चाहिए। अनरिलेटेड लोग होंगे तो
वेरिएशन, जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा होंगे, जेनेटिक वेरिएशन ज्यादा होंगे तो फीटस या जो बेबी है उसके चांसेस ऑफ सर्वाइवल भी ज्यादा होंगे, बच्चे एबनॉर्मल नहीं होंगे। दैट इज द रीजन हमेशा वेरिएशन को हम बायो में और सर्वाइवल के लिए हम हमेशा वेरिएशन को हम प्रायोरिटी पे रखते हैं। जितना हम जेनेटिक वेरिएशन पाएंगे उतना बेटर होगा उस स्पीशीज के सर्वाइवल के लिए। इसमें भी स्ट्रिक्टली हमें पॉलिनेटिंग एजेंट्स की जरूरत पड़ती है, हम डिपेंडेंट है पॉलिनेटिंग एजेंट्स पे। अब पॉलिनेटिंग एजेंट्स और पॉलिनेटिंग एजेंट्स में बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स आते हैं। एबायोटिक में हमारे विंड और वाटर है, बायोटिक में इंसेक्ट्स हैं, एनिमल्स हैं, स्नेक्स वगैरह, ये लोग भी पॉलिनेटर्स होते हैं बाय द वे। तो ये सब चीजों को हम डील करेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे अपने पॉलिनेटिंग एजेंट्स से। अभी भी हमारे पास काफी सारी चीजें बची हुई है, इंटरेस्टिंग चीजें। और ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं, एपोमिक्सिस क्या होता है, पॉलीएम्ब्रियोनी क्या होता है, फॉल्स फ्रूट क्या होता है, ट्रू फ्रूट क्या होता है, ये सब चीजें बचे हुए हैं जिसको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डील करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन।